अगर आपकी कुंडली में भी आपका जन्म अगर उत्तरायण में हुआ है, इसका अर्थ है कि देवताओं के दिन में आपका जन्म हुआ है। और देवताओं के दिन में जन्म होने का मतलब उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है गायत्री और ये कुंडली आई है मेरठ उत्तर प्रदेश से। आज रविवार है और विश्लेषण जन्म कुंडली का वो कार्यक्रम मैं आप लोगों को कल लेके आऊंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति नहीं बन रही थी कि मैं वो कार्यक्रम बना पाऊं। इस वजह से मुझे ये कार्यक्रम बनाना पड़ रहा है। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले बता दूं इनकी कुंडली का पंचांग। अगर आपकी कुंडली में भी आपका जन्म अगर उत्तरायण में हुआ है, इसका अर्थ है कि देवताओं के दिन में आपका जन्म हुआ है। और देवताओं के दिन में जन्म होने का मतलब उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है। तो व्यक्ति की कुंडली में जितने भी शुभ ग्रह होते हैं वो सारे के सारे बलवान और परिणाम देने वाले बनते हैं। दक्षिणायन में पापग्रह बलवान हो जाते हैं। इस वजह से इनकी कुंडली के शुक्र, गुरु, बुध और चंद्रमा अच्छे परिणाम देने वाले बनेंगे। इनका जन्म हुआ है ग्रीष्म ऋतु में। इस वजह से व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित करने वाला होता है, सुंदर होता है और जन्म स्थान से दूर जाकर के कोई भी कोशिश करे तो उसको उसका परिणाम अच्छा मिलता है। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के चंद्रमा होते हैं पापक। इस वजह से जब कभी भी व्यक्ति के जीवन में अगर आय की अनिरंतरता रहेगी या इनकम रेगुलर जैसा नहीं रहे, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान होता रहे, मन विचलित होता रहे, रेगुलरिटी काम में ना रहे, तो ऐसा सोच लेना चाहिए कि आपकी कुंडली के चंद्रमा कमजोर हो रहे हैं या पापग्रह हो रहे हैं। इस वजह से हमें अब यहाँ पे सरकारी नौकरी के पीछे दम लगाने की आवश्यकता है और अगर हो सके तो जितना ज़्यादा हो सके तो रेगुलराइज करने की आवश्यकता है। ये बात है, मतलब आप रिस्क में हैं कि आपको अपनी पढ़ाई को निरंतर कैसे रखना है बिना गैप किए। इनका जन्म हुआ वैशाख माह शनिवार को, कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा। तो वैशाख माह में जन्मे होने से व्यक्ति देखने में बड़ा सुंदर और थुलथुले बदन का होता है, तो वजन न बढ़े इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ शनिवार को जन्मे हैं, इस वजह से संकोची प्रवृत्ति के तो नहीं होते, पर व्यक्ति थोड़ा आलसी होता है और कई बार वो शनिवार के जन्मे होने से मोटे नख, मोटे बाल, मोटे दांत वाला और साथ ही साथ वो थोड़ा दुखी मन वाला होता है। वो प्रैक्टिकल बात करने वाला होता है और पदस्थ होता है। अपने निकट के जो सन्निकट के लोग हैं उनके साथ उसके संबंधों में कभी भी कठोरता ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। वैसे व्यक्ति है बड़ा प्रिय, क्योंकि तुला लग्न के लोग बड़ा ही सबका आसानी से आदर प्राप्त कर लेते हैं। इनका जन्म वैश्य वर्ण और मनुष्य गण में हुआ है। इस वजह से व्यक्ति के पास राजसिक और सात्विकता का प्रभाव थोड़ा कम है, राजसिक और तामसिक है। इस वजह से राजस तत्व की प्रधानता वाले खाओ पियो मौज करो वाले सिद्धांत पे चलते हैं। इसको कम करके अगर हो सके तो जितना ज़्यादा सात्विकता का भोजन ग्रहण करें, सात्विक विचारों से अपने आप को ओतप्रोत रखें। अब आपको कुंडली पे लेके आता हूँ। इनकी कुंडली बनी है तुला लग्न की। लग्न के अधिपति शुक्र के संग बैठे हैं बुध। तो लग्न के अधिपति शुक्र और भाव के अधिपति नवम भाव के बुध, ये दोनों एक साथ बैठ गए। तो लग्न और भाग्य के अधिपति का एक साथ बैठना ही व्यक्ति को भाग्यशाली और संपूर्ण आयु का भोक्ता बना देगा। व्यक्ति कभी जीवन में कष्ट नहीं भोगता। पैतृक संपत्ति भाव के अधिपति मंगल उच्च के हैं और उच्च के गुरु, ये दोनों ही स्थितियां जातक के जीवन को धनवान और श्रेष्ठ पद पे ले जाकर के विभूषित करने वाली बना देती है। व्यक्ति आईपीएस की तैयारी कर सकता है, आईएएस की तैयारी कर सकता है। उच्च के गुरु और उच्च के मंगल के साथ साथ जन्म कुंडली में 2 शुभ ग्रह के अतिरिक्त तीसरा शुभ ग्रह गुरु केंद्र में। किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। भाग्य भाव में शनि का बैठना जो इस कुंडली के लिए सर्वाधिक राजयोग कारक ग्रह होते हैं, यानी कि तुला लग्न की कुंडली के लिए शनि का मजबूत और बलवान होना और साथ ही साथ अपने मित्र की राशि में बैठना, ये इस कुंडली को और भी ज्यादा यथेष्ट और श्रेष्ठ बनाएगा। वहीं दशमांशा कुंडली में भी शनि जो बैठे हैं वो कर्क राशि में बैठे हैं, पर उस भाव के अधिपति के संग धन भाव में 2 परम मित्र, धन भाव पे गुरु की दृष्टि, धन भाव पे राहु और मंगल के साथ सूर्य का प्रभाव। इस वजह से कई बार व्यक्ति को कारोबार में
आरंभ में दिक्कत हो सकती है। और अगर ये चाहें तो कल को अपना रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति सप्तम में बैठे हैं और सप्तम स्थान के अधिपति मंगल द्वितीय में बैठे हैं। ये योग व्यक्ति को अपना खुद का रोजगार स्थापित करने वाला बना रहा है। नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति शुक्र और दशम के अधिपति शनि, और शुक्र और शनि का संबंध सकट में है। ये ठीक नहीं है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ शत्रु के घर में और शनि भी यहाँ शत्रु के संग शत्रु के घर में। इस वजह से व्यक्ति को रेगुलर होना पड़ेगा, मेहनत करनी है और लगातार करनी है। भाग्य का बल कमजोर ना हो, इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना है। वैसे भाग्य के अधिपति भाग्य को देख रहे हैं तो मैं उसे कमजोर नहीं कहूंगा। द्वितीय भाव में सूर्य और मंगल व्यक्ति की ऊर्जा कभी खत्म होने वाली नहीं है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में अष्टम में है, इस वजह से लंबी चुनौती, बड़ी चुनौती को पार करना बड़ा कठिन तो नहीं है, पर हाँ निश्चित रूप से सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य सामने दिख रहा है। उसको पार करने के लिए आपके पास ऊर्जा है और दिमाग में उसके पास साहस भी है। पर अष्टम भाव के अधिपति गुरु पंचम भाव में बैठ रहे हैं और पंचमेश जन्म कुंडली में सप्तम भाव में। ये योग व्यक्ति को तेज तर्रार, बुद्धिमान, ज्ञानी, गुणी, कुशल और बहुत अच्छे तरीके से अपना जीवन बिताने के लिए प्रेरित करने वाला होता है। पर चुनौती फिर भी कमजोर नहीं होगी, क्योंकि अष्टम भाव के अधिपति जब पंचम में बैठेंगे तो व्यक्ति को रिसर्चर भी बनाते हैं, पर उसको उतनी बार फेल्योर भी मिलता है। तो हो सकता है कि एक काम एक बार में ना बने, 2 बार में ना बने, पर तीसरी बार में अवश्य ही व्यक्ति सफल हो जाए। एक बात और कह दूं, अगर जो कुंडली में थोड़ी बहुत कमजोरी मुझे जो दिख रही है वो सूर्य और चंद्रमा के अष्टम में बैठने के कारण, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अपने पिता से हर एक प्रश्न पूछना चाहिए, अपने पिता की बात माननी चाहिए, पिता के साथ संबंध अच्छा रखना चाहिए, साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। अब जरा इस कुंडली के नवांश को देखिएगा, यहाँ बुध बैठे हैं शुक्र की राशि में और शुक्र बैठ गए अष्टम में और शनि के संग। इसका अर्थ है कि व्यक्ति दाम्पत्य में आने के बाद अच्छी ग्रोथ हासिल करेगा। दाम्पत्य बहुत अच्छा है क्योंकि गुरु स्वग्रही बैठे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है इस कुंडली की, क्योंकि यहाँ के अगर आप देखें तो यहाँ पे तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, पापक भाव के अधिपति होते हैं। तुला लग्न की कुंडली के लिए सूर्य एकादशवें और चंद्रमा दशम भाव के अधिपति होकर के 2 महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। बुध इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह बनते हैं और शनि इस कुंडली के लिए राजयोग कारक ग्रह बनते हैं। बुध और शनि दोनों ही अच्छे बैठे हैं, दोनों ही कमजोर नहीं है। लग्नेश के साथ बुध का बैठना बहुत अच्छा माना जाएगा। 2 शुभ ग्रह की दृष्टि केंद्र पे जीवन को बहुत ही ज्यादा समुचित रखती है। और एकादशवें भाव के अधिपति अगर अष्टम भाव में नहीं बैठे होते तो आरंभ में व्यक्ति को वो फेल्योर भी नहीं मिलता, जिसकी बात मैंने भी थोड़ी देर पहले की है। गुरु की दृष्टि लग्न पे, सूर्य द्वितीय भाव में जो इस कुंडली के लिए होते हैं पंचम के अधिपति। चंद्रमा बहुत अच्छे, गुरु ने चंद्रमा को, गुरु ने लग्न को, गुरु ने पंचम को देखा है। पंचम भाव के अधिपति सूर्य शुक्र और शनि से दृष्ट हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति का करियर और साथ ही साथ व्यक्ति का जो क्रिएटिव है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये व्यक्ति सबका प्रेमी है, सबका आकृष्ट ध्यान करने वाला है, बड़ा ही निश्चल भाव वाला है, वो गड़बड़ नहीं करने वाला और विश्वासी भी है, क्योंकि गुरु केंद्र में और मंगल केंद्र में। मंगल उच्च के हैं इस वजह से, और यहाँ के अधिपति शनि भाग्य भाव में बैठे हैं मित्र की राशि में। अगर चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध जन्म कुंडली के नवम भाव से हो जाए तो व्यक्ति श्रवण कुमार की भांति अपने माता पिता की रक्षा करने वाला और उनकी आज्ञा का पालन करने वाला होता है। यही नहीं, ये अपने आप में ही एक महान राजयोग बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति के पास चल अचल संपत्ति बनाने के कई सारे तर्क प्रस्तुत करने नहीं पड़ते हैं। वो झट से मेहनत करता है और आसानी से उसके सारे काम बन जाते हैं। अगर जन्म कुंडली का चौथा भाव बिल्कुल ही निश्चल और बढ़िया बना है, चौथे भाव से केंद्र में अगर शुक्र और बुध जैसे 2 शुभग्रह और दोनों ही अच्छे भाव के अधिपति बैठेंगे तो व्यक्ति को माता का सुख, पिता का सुख, चल अचल संपत्ति का सुख, मित्रों का सुख, और कभी भी किसी से व्यक्ति ठगा नहीं जाता है। सूर्य का जो प्रभाव मैं इस कुंडली में देख रहा हूं, उसके आधार पर वो चंद्रमा के संग बहुत अच्छी स्थिति में 15 डिग्री के, 19 डिग्री के चंद्रमा, 15 डिग्री के सूर्य और राहु बैठे हैं 5 डिग्री के, जिसके कारण व्यक्ति थोड़ी बहुत आवश्यकता के हिसाब से, अभी तो हालांकि इनकी कुंडली में जो दशा चल रही है वो राहु की ही चल रही है, इस वजह से लाजवर धारण करना चाहिए। अष्टम का राहु कई बार व्यक्ति को इधर उधर भटकाने का काम भी करता है और कई बार बेवजह के कामों में फंसा करके भी रखता है। वैसे गुरु बहुत बढ़िया बैठे हैं और जन्म कुंडली में वो आश्लेषा के 18 डिग्री पे सारे ही ग्रह, सूर्य,
14 डिग्री 15 डिग्री, चंद्रमा 19 डिग्री, मंगल 28 डिग्री पे हैं, वो थोड़े से कमज़ोर होंगे, हालांकि फिर भी वो बढ़िया बैठे हैं। पर घर में कलह ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। माता बहुत ज़्यादा कठोर ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर एक बात और कर दूं तो इस कुंडली का पिता भाव और करियर वाला क्षेत्र बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट बना है। शनि भी बहुत बढ़िया बैठे हैं, मैं उन्हें कमज़ोर नहीं कहूँगा, क्योंकि जिस राशि में बैठे हैं वो उनके मित्र की राशि है। भाग्य भाव में बैठे हैं, कुंडली का कारक ग्रह है। दशमांसा कुंडली में भी शनि जो बैठे हैं वो थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, पर अपने भाव को तो कम से कम देख रहे हैं और यहाँ के लिए वो कारक ही होते। इस कुंडली में वक्त के हिसाब से पिता के साथ संबंध खराब ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। पिता बहुत ज़्यादा क्रोध और गुस्सा ना करे, क्योंकि उच्च के गुरु कई बार व्यक्ति को ऐसा बना सकते हैं। व्यक्ति की पद की स्थिति बहुत अच्छी है, वो सामाजिक बहुत अच्छा होगा, उसका रिकॉग्निशन बहुत अच्छा होगा, वो क्लरिकल नौकरी भी कर सकता है, आईएएस की तैयारी करके उसमें सफल हो सकता है। उसके बाद व्यक्ति सूचना पदाधिकारी बन सकता है, आईएएस ऑफिसर बनकर किसी भी तरीके से समाज के पदस्थ अधिकारी बनकर के समाज की सेवा कर सकता है। वो नारायणी सेना का मालिक होता है। भगवान, अगर बात करूं, जो ना भगवान कृष्ण थे, उनके पास नारायणी सेना थी। तो मेरे यहाँ पे नारायणी सेना का अर्थ होगा कि यहाँ व्यक्ति का दुश्मन कोई नहीं होता, वो सारे लोग उसके मित्र होते हैं। और उसकी सबसे अच्छी बात होती है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु उच्च के हों और क्रमशः केंद्र में 2 से 3 शुभग्रह बैठे हों, तो उसके जीवन का जो पथ होता है वो वैसे ही बड़ा अनुकूल हो जाता है। पर भगवान हैं और भगवान के जीवन में कभी भी उन्होंने सुख नहीं देखा, पर हमेशा सदैव मुस्कुराते रहे। जब देखो तब उन्होंने अपने आप को कष्ट में रखा। लीलाओं का भाव ऐसा होता है, वो उनका प्रभाव ऐसा है, वो उनका स्वभाव ऐसा है कि विपरीत परिस्थिति से हमेशा, ना तो सोच के देखिए कि आजकल हमारे यहाँ जो बच्चे जन्म लेते हैं और अगर उनको जन्म लेते ही कोई बीमारी हो जाती है तो पूरा परिवार परेशान हो जाता है, पर वहाँ पे तो स्थिति बिल्कुल ही उलट थी। 7वें दिन ये तो 8वें दिन वो, तो प्रत्येक दिन कुछ न कुछ विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता रहा। भगवान सबको हंसते रहे, लात मारते रहे। तो ये चीज़ जो है वो बनती है। उच्च के गुरु व्यक्ति को तत्वदर्शी बनाते हैं, मालिक बनाते हैं। रेंटल प्रॉपर्टी से धन व्यक्ति कई 100 रुपए, कई हजार रुपए, लाखों रुपए तो वो खाली रेंट से कमा सकता है, क्योंकि उच्च के गुरु रेंटल प्रॉपर्टी से सुख देते हैं। मंगल उच्च के हैं तो चल अचल संपत्ति, और यही नहीं, अगर मंगल की दृष्टि देखें तो अपनी राशि पे 4थी, ये बहुत अच्छा होता है। नीच की दृष्टि है पर वो होगा नहीं, क्योंकि गुरु उच्च के बैठे। और मंगल की 8वीं दृष्टि लाभ भाव पे, लाभ भाव के अधिपति अष्टम में, एकमात्र कमजोरी यही बन रही है, अतड़ियों की समस्या ना हो, पेट से संबंधित समस्या ना हो, पाचन तंत्र गड़बड़ ना हो, नेत्रों की परेशानी ना हो, ये सब चीज ढूंढना देखना चाहिए। वैसे गुरु इस भाव के अधिपति होकर के उच्च के बैठे हैं, तो व्यक्ति के पिता का सुख और व्यक्ति के पिता का प्रभाव विवाह के बाद भी बढ़ा है, और एक बात और कह दूं तो इनके जन्म के बाद भी बढ़ा है। दर्शक, पंचमेश जो है वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति के पास काम करने की बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होता है और वो कभी थकता और हारता नहीं है। जन्म कुंडली में धन भाव के अधिपति मंगल अपने ही नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु से दृष्ट हैं, शुक्र और बुध उनके केंद्र में बैठे हैं। ये सारी ही स्थितियां व्यक्ति के पैतृक संपत्ति और वाणी के प्रभाव के साथ साथ उसके स्वभाव को कभी भी हारने वाला नहीं बनने देंगे। मंगल के बाद अगर बुध की बात करें तो बुध इस कुंडली के लिए भाग्य भाव के साथ साथ 12वें के अधिपति हैं, बैठे हैं भरणी नक्षत्र में। भरणी नक्षत्र के अधिपति स्वामी शुक्र वहीं बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति अपना सुख कई बार अपने पति को देता है, और व्यक्ति अपने जीवन में विवाह के बाद अपने पति को और भी उत्तर उत्तर वृद्धि देता है। तो जिससे इनकी शादी हो, जिनसे इनका विवाह संबंध बने, परिणय बने, वो भी व्यक्ति, उसकी भी प्रगति कई गुना बढ़ जाएगी, ऐसा यहाँ पे है। सप्तम भाव पे 2 शुभग्रह, कभी पति की आयु कम न हो, सौभाग्यशाली हो, संतति से युक्त हो। गुरु उच्च के हैं तो व्यक्ति को कभी भी कमजोर बुद्धि का बनने नहीं देंगे, और वो चिरंतन सुखों के प्रति व्यक्ति का जो ध्यान होता है वो उधर आकर, वो किसी का फायदा नहीं उठाता, किसी को कमजोर नहीं समझता, सबका आदर करता है, और उसकी समाज में प्रतिष्ठा सदैव जीवन भर बरकरार रहती है। अब आपको मैं आगे की यात्रा करके बताता हूँ। इनकी कुंडली के लिए दिन शुक्रवार का बहुत अच्छा रहे और शनिवार का। इस कुंडली के लिए दिशा दक्षिण और पूर्व बहुत अच्छी रहे। इस कुंडली के लिए अंक सदैव से 8 बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए राशियां कुंभ और मिथुन की बहुत अच्छी रहें, पर इसमें झगड़ा नहीं करना चाहिए मेष, सिंह और धनु वालों के साथ। इस कुंडली में विदेश योग भी है, विदेशों से धन भी है। इस कुंडली में
भाग्य का सुख भी है और रिसर्च का क्षेत्र भी है। ये कुंडली खुद का व्यवसाय भी कर सकती है। और साथ ही साथ नवांश कुंडली में गुरु स्वग्रही हो रहे हैं, ये अच्छी बात होगी कि वो कम से कम नीच के नहीं हैं। इसके साथ साथ अगर चलित चक्र की बात करेंगे तो आपकी कुंडली में जो चलित कुंडली बनी है उसके आधार पे राहु, शुक्र और बुध, मतलब राहु यहां आ रहे हैं। राहु वृषभ राशि का फल करेंगे और सप्तम भाव का फल करेंगे। समझ में आ रही होगी। अब राहु जो है वो फल करेंगे सप्तम भाव में, जो उच्च के राहु सप्तम भाव का, मतलब राहु यहां वृषभ राशि का फल करेंगे। शुक्र और बुध मेष राशि का ही फल करेंगे। चलित कुंडली में राहु बदले हैं, बाकी कोई भी ग्रह बदला नहीं है। शनि जो है वो जन्म कुंडली में बदल रहे हैं, अष्टम भाव में आ रहे हैं, पर वो मिथुन राशि का ही परिणाम करेंगे अष्टम भाव के साथ। इस वजह से व्यक्ति में दयालुता, और साथ ही साथ चलित चक्र में जो ग्रह बदल रहे हैं उसके आधार पर क्या क्या बदलाव होगा। व्यक्ति दयालु होगा, आयु संपन्न होगा, खोजबीन करने वाला, थोड़ा आलसी, थोड़े भ्रम में रहने वाला, खर्चीला और सजावटी चीजों को शौकीन में रखने वाला। इसके साथ साथ उसके काम आरंभ में थोड़े बिगड़ेंगे, और जो एक काम जो हो सकता है कि उसकी बुद्धि कभी कभी स्टक हो जाएगी, वो कभी कभी निर्णय लेने में दिक्कत महसूस करेगा और आलसी हो, और कई बार भल भले शरीर का होता है, तो वजन ना बढ़े, इसका ध्यान रखना चाहिए। अभी राहु है, इस वजह से अपने आप को और भी संतुलित करने की आवश्यकता है। ये चलित चक्र की बात रही। अब आपको मैं आपकी कुंडली में लेके आता हूँ होरा कुंडली पे। जो स्थिति होरा कुंडली में बनी है, होरा चक्र में, उसके आधार पे आपकी कुंडली में शुक्र, बुध, राहु और केतु, ये सारे ग्रहों की दशाएं आपकी कुंडली में अनुकूल जाएंगे। मतलब इस दौरान आपके कुंडली का धन, वैभव, सुख, संतान, दाम्पत्य, आयु, रोग, विरोग, ये सब कमजोर ना हो। और कमजोरी कहाँ हो सकती है, तो सूर्य की दशा में, गुरु की दशा में और मंगल की दशा में एक तरफा धन आएगा, एक तरफा धन आएगा और व्यक्ति को प्रतिष्ठित भी बनाएगा। पर परेशानी आएगी शनि की दशा में। मतलब इस कुंडली के लिए शनि कारक तो हैं, बैठे भी बढ़िया हैं। यहाँ पर जन्म कुंडली में जो अष्टम में गए हैं और यहाँ जो वो जन्म कुंडली में शत्रु के घर में गए हैं, इस वजह से शनि की दशा में दाम्पत्य में कमजोरी हो सकती है। इस वजह से शनि की दशा में करियर में अनएस्टेब्लिशमेंट हो सकती है। अगर कुछ भी इस कुंडली में करना हो नया बढ़िया, जैसे विवाह तो बुध की दशा, विवाह तो मंगल की दशा, संतान तो बुध की दशा, संतति तो मंगल की दशा, और विवाह तो शनि, शुक्र, बुध और मंगल के साथ सूर्य, इन दशा में विवाह किया जा सकता है, कभी भी अंतर प्रत्यंतर में भी। और एक बात और बता दूं, तो दरअसल इस कुंडली में कभी भी रुकना चाहिए तो बुध की दशा में शुक्र जब आए, शुक्र की दशा में गुरु जब आए, गुरु की दशा में केतु जब आए, केतु की दशा में मंगल जब आए, तो हमें थोड़ा बहुत सावधान रहना होगा। ये इतनी सारी चीजें। शुक्रवार का दिन, शनिवार का दिन बहुत अच्छा है। नक्षत्र के बारे में अगर चर्चा कर दूं तो आपकी कुंडली के आधार पे भरणी, मृगशिरा, अनुराधा और रोहिणी और स्वाति, पुनर्वसु, हस्त, ये सब नक्षत्र अच्छे रहेंगे किसी भी काम के लिए। क्लियर है। विवाह अगर करना हो तो मकर राशि के जातक, इसके साथ साथ वृषभ राशि के जातक, इसके साथ साथ आपकी कुंडली में वृषभ राशि, मकर राशि और मेष राशि, ये 3 राशियां बहुत अच्छी रहेंगी विवाह के लिए। और एक बात और बता दूं, तो इनकी कुंडली में विवाह की दिशा दक्षिण और पूर्व हो तो ज्यादा बढ़िया रहे। और एक बात और है कि अभी इनकी कुंडली में गुरु भी कमजोर नहीं है, होरा चक्र में बहुत अच्छे बैठे हैं, उच्च के हैं, तो अभी आने वाली गुरु की दशा भी बहुत अच्छी रहेगी। और उसके बाद शनि की दशा में थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी, उस समय भी व्यक्ति को लाजवर्त बना लेना चाहिए, धारण करना चाहिए। प्रत्येक दिन गीता जी के 1 अध्याय का पाठ अवश्य करें, मंदिर का दर्शन अवश्य करें, सूर्यार्घ अवश्य दे, नमक का सेवन कम करें, आलस्य और प्रमाद ना करें। समाचार पत्र और जीवन में अपडेट रहने के और भी नए तरीके ढूंढे जा सकते हैं तो ढूंढ के रखें। माता और पिता की सेवा, माता जी के स्वास्थ्य पे ध्यान। इस कुंडली में माता के स्वास्थ्य को परेशानी हो सकती है। मंगल में चंद्रमा, चंद्रमा में मंगल, राहु में मंगल, राहु में चंद्रमा और राहु में गुरु वगैरह में कभी कभी परेशानी हो सकती है। इस वजह से हमें थोड़ा सावधान रहना होगा। नवांश कुंडली के 3 घर खाली और यहाँ पे ये भाव खाली, इस वजह से विवाह बिना मिलाए ना करें। ये मंगलिक हैं, उच्च के मंगल इस कुंडली के लिए वैसे तो मार्केश होते हैं पर उच्च के हैं, पर गुरु की नीच दृष्टि प्राप्त कर रहे हैं। हालांकि वो कोई खराब बात नहीं होगी, पर राहु की दृष्टि भी है
और कम से कम इस पे शनि का प्रभाव तो नहीं है, इस वजह से कुंडली मिला लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये कुंडली लग्न कुंडली से मंगलिक है, चंद्र कुंडली से मंगलिक नहीं है। अब इस कुंडली के लिए और भी बात बता दूं, गुरु का प्रभाव आपको भगवत भक्त बना रहा है, इस वजह से पूजा पाठ हमेशा ही करते रहें। 25वें वर्ष के बाद व्यक्ति के जीवन में उत्तरोत्तर बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। शनि की दशा में कभी कभी कमजोरी देखने को मिल सकती है। इस कुंडली में धन बहुत अच्छा, पराक्रम बहुत अच्छा, हालांकि पिता के साथ संबंध खराब ना हो इसका ध्यान रखना होगा। चतुर्थ बहुत बढ़िया बैठा है। पंचम बहुत अच्छा, पूर्वजों का आशीर्वाद, पितरों का बल। छठा भाव ठीक बैठा, नौकरी देगा, पदस्थ अधिकारी। यहाँ पे व्यक्ति को नौकरी मिलने में गुरु की दशा में बड़ा लाभ मिल जाए। नौकरी गुरु की दशा में अगर कमजोर भी होती रहे तो गुरु की दशा आते आते ठीक हो जाए। स्वास्थ्य खराब नहीं होता, पेट से संबंधित समस्या इस कुंडली में परेशान करेगी, कई बार अनिरंतरता भी इस कुंडली को परेशान कर सकती है। सप्तम भाव बहुत अच्छा, सप्तमेश बहुत अच्छे, अष्टम भाव भी ठीक है। इस वजह से व्यक्ति का रिसर्च और डिप्लोमेट बहुत बढ़िया होता है। व्यक्ति आराम से गूढ़ रहस्यमय चीजों को समझने में अपना पूरा दिमाग लगाता है और अपनी पूरी ऊर्जा भी लगाता है। नवम भाव ठीक बैठा, दशम ठीक, एकादशवां कमजोर है, इस वजह से बड़े भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का सुख थोड़ा कमजोर होता है। और यहाँ पे 12वें भाव के अधिपति हैं, लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से अपने जन्म स्थान से दूर जाकर के सफलता के योग ज्यादा बनेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।